जंगलों की तरफ भागती है और तालाब के किनारे खड़ी रवि के पास पहुंचती है। ये क्या रवि, तुम हमारे घर के सामने क्या कर रहे थे? तुम तो अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे पिता और मेरे पिता के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है। अगर पिताजी को पता चल गया कि मैंने तुमसे अभी भी दोस्ती रखी है तो वे बहुत नाराज होंगे। रागिनी के बारे में, उसे क्या हुआ है? हाँ कावेरी, तुम दोनों की इतनी गहरी दोस्ती है, लेकिन इस समय पूरे गांव में ये शोर मचा हुआ है कि वो लाला सेठ तुम्हारे पिता की उपजाऊ जमीन के पीछे पड़ा है। और वही दूसरी तरफ मैं रोज रागिनी को देखता हूँ कि वो हर वक्त उस लाला सेठ के आगे पीछे घूमते रहती है। नहीं रवि, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरी सहेली रागिनी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मुझे उस पर अच्छी तरह से भरोसा है। अब तुम जाओ यहाँ से। कावेरी वहाँ से निकलकर घने जंगलों की तरफ जाने लगती है, पर उसका मन अभी भी अशांत है। पूरे गांव वाले रागिनी के खिलाफ बोल रही हैं। मुझे रागिनी पर इतना भरोसा है, पर क्या गांव वाले सच कह रहे हैं? क्या रागिनी सच में मुझे कभी धोखा दे सकती है? मैंने तो उसे हमेशा अपनी बहन से भी बढ़कर माना है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने गांव वालों और अपनी सहेली के बीच में फंस कर रह गई हूँ। वह परेशान होकर घर की तरफ आ रही होती है कि तभी वह चोरी छिपे लाला सेठ को घने जंगलों की तरफ जाते हुए देखती है। ये क्या, लाला सेठ इस वक्त चोरी छिपे कहाँ जा रहे हैं? चलो इसका पीछा करके देखती हूँ। कावेरी चुपके से लाला सेठ का पीछा करने लगती है। लाला सेठ जंगल के बीच बनी एक झोंपड़ी में जाता है, जहाँ रागिनी पहले से खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। मैंने सब कुछ वैसे ही कर दिया है लाला सेठ, जैसा आपने मुझसे कहा था। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से वो सारे कागजात मुझे दे दो। हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। रागिनी अपने हाथ में रखे सारे कागजात लाला सेठ को सौंप देती है। अब वही होगा जो मैंने सोचा था। इतने दिनों से ये गांव वाले क्या सोच रहे थे कि मुझसे जवान लड़ा सकते हैं, लेकिन अब इन लोगों का कोई भी मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकेगा। लालचंद सेठ वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। कावेरी झाड़ियों के पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में रागिनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रागिनी, तुम ऐसा करोगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लाला सेठ मेरे पिताजी की जमीन के पीछे पड़ा है और तुम यहाँ छुप कर उससे बातें कर रही थी। आखिरकार तुमने उसे क्या कागजात दिए हैं? मैं ये सब समझ नहीं पा रही हूँ। कावेरी, तुम जरूर कुछ गलत समझ रही हो। मेरी बात का यकीन करो। वह लाला सेठ मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने उसे अपने घर के कागजात नहीं दिए तो वह मुझे इस गांव से बाहर निकाल देगा। बस इसीलिए मैंने डर कर ऐसा किया। वह लाला सेठ बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह जलील करने की? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वह मेरे पिता को भी परेशान कर रहा था। नहीं कावेरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब हम उसे उसकी करने की सजा जरूर देंगे। इस तरह वह दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह होते ही हरिराम अपने खेतों में पानी डाल रहा होता है कि तभी लालचंद सेठ वहाँ आ धमकता है। रुक जाओ हरिराम, अब तुम इस जमीन पर एक बूंद भी पानी नहीं डाल सकते। ये आप क्या कह रहे हैं लाला सेठ? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतनी मेहनत के बाद इस जमीन को उपजाऊ बनाया है। आप मेरे रास्ते से हट जाइए। ये देखो जमीन के असली कागजात। अब ये जमीन पूरी तरह से मेरी है। अब तुम इस जमीन के आसपास भी नहीं भटक सकते। चलो निकलो यहाँ से। लालचंद सेठ हरिराम का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खेत की मेड़ पर ढकेल देता है। लालचंद सेठ, अगर तुमने मेरे साथ ऐसी ज्यादती की तो मैं गांव की पंचायत बुलाऊंगा और पूरे गांव के सामने तुम्हारे इस करतूत का पर्दाफाश करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी तुम्हारे साथ पंचायत में चलूंगा। अगर सबको पता तो चले कि तुमने खुद अपने हाथों से यह जमीन मुझे बेची है। हरिराम गुस्से में रोता हुआ वहाँ से सीधे गांव की पंचायत में पहुँचता है। पीछे पीछे लाला सेठ भी आ जाता है। क्या हो गया लाला सेठ? आज तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? और हरिराम, तुम्हें क्या हुआ है? सरपंच साहब देखिए, इस सेठ लाला ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और मुझे मेरे खेत में सिंचाई करने से रोक रहा है। ये क्या सुन रहा हूँ लाला सेठ? तुम अभी कुछ दिन पहले इस गांव में आए हो और यहाँ के सीधे साधे किसानों को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। नहीं नहीं सरपंच साहब, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अरे इस हरिराम ने खुद अपने हाथों से यह जमीन मुझे बेची है और इसके बदले मैंने इसे ढेर सारा धन भी दिया है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ये देखिए, रागनी भी आ गई है। आप इसी से पूछ लीजिए।
ये हरिराम को अपने पिता जैसा मानती है ना, ये झूठ नहीं बोलेगी। हाँ हाँ, रागिनी तो सब जानती है। रागिनी, तुम ही हमारी साक्षी हो। अब तुम ही सरपंच साहब को बता दो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सरपंच साहब, लाला सेठ बिल्कुल सच कह रहे हैं। हरि काका ने अपनी ये जमीन लाला सेठ के हाथों बेच दी है और उसके बदले लाला सेठ ने इन्हें सोने के ढेर सारे सिक्के भी दिए हैं। ये बात सुनते ही कावेरी और हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रागिनी, तुम ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? तुम तो अच्छे से जानती हो कि पिताजी को वे खेत कितना प्यारा है। वह उनके पिता की आखिरी निशानी है और उन्होंने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम शरेआम इस तरह झूठ बोल रही हो। हरिराम वही मिट्टी पर बैठ जाता है और उसकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगते हैं। रागनी बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह माना है। तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? मेरी बच्ची, एक बार कह दो कि ये सब झूठ है। नहीं, ये सब सच है। आपके झूठ कहने से सच बदलने वाला नहीं है। चुप करो हरिराम, अब क्या तुम एक बच्ची को झूठा साबित करना चाहते हो? रागनी जो कह रही है वही सच है। लाला सेठ, अब यह जमीन कानूनी तौर पर तुम्हारी है। जाओ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लालचंद सेठ मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। हरिराम, आज के बाद उस खेत की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अब जाओ यहाँ से। हरिराम की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते हैं। कावेरी जैसे तैसे रोते हुए अपने पिता को उठाती है और रागिनी की तरफ देखती है। रागिनी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे हम अनाथ समझकर अपने साथ रख रहे हैं, वे आस्तीन का सांप बनकर हमारी खुशियों को ढस लेगा। मुझे तुमसे नफरत है रागिनी। कावेरी हरिराम को सहारा देकर वहाँ से ले जाती है। उधर लालचंद सेठ अपनी हवेली पहुँचता है। उस हरिराम की जमीन छीन कर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मुझे अब किसी तरह उसके रहने का घर भी हड़पना होगा, और मुझे अच्छे से पता है कि वो घर मेरे कब्जे में कैसे आएगा। तभी वहाँ रागिनी आ जाती है। कहिए सेठ जी, अब मुझे आगे क्या करना होगा? तुमने बहुत अच्छा काम किया है रागनी। इतने दिनों से मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही कर रही हो। अब जाओ और किसी तरह उस बाप बेटी को मनाओ कि वो अपना वो मिट्टी का घर भी मेरे नाम कर दे। ठीक है लाला सेठ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। रागिनी वहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हरिराम अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा होता है। अब हम क्या करेंगे बेटी? इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने उस जमीन को उपजाऊ बनाया था, पर वो भी मेरे हाथ से चली गई। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कुछ भी करके आपका वह खेत उस लालची सेठ से वापस छीन कर रहूंगी। तभी रागिनी वहाँ आ पहुँचती है। कावेरी, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लाला सेठ ने जब जमीन ले ही ली है तो मेरी बात मानो और ये घर भी लाला सेठ के नाम कर दो। मैं सेठ जी से कहकर तुम्हारे खेत और इस घर दोनों की अच्छी कीमत दिलवा दूंगी। कुछ तो शर्म करो रागिनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अच्छे से जानती हो कि वह जमीन और ये घर मेरे पिता के लिए क्या मायने रखता है। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ कावेरी। वैसे भी यह मिट्टी का कच्चा घर है, इससे क्या होता है? इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तुम शहर में जाकर एक अच्छा सा पक्का मकान खरीद सकती हो और वहाँ अपने पिता के साथ आराम से रह सकती हो। रागिनी, मेरे मन में एक बार वह ख्याल आया था कि शायद तुम ये सब मजबूरी में कर रही हो, लेकिन तुम्हारी ये कड़वी बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरी वे रागिनी नहीं हो जो कभी मेरी सबसे प्रिय सहेली हुआ करती थी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रागिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। झोंपड़ी के पीछे खड़ा लालचंद सेठ ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये लोग इतनी आसानी से अपना घर नहीं देंगे। कोई बात नहीं, अब मुझे अपना नया पैतरा आजमाना ही होगा। लालचंद सेठ हाथ में एक फर्जी कागज लेकर सीधे कावेरी और हरिराम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखो कागज, तुम्हारे पिता ने मुझसे 500 सोने के सिक्के का कर्ज लिया था। या तो अभी के अभी मेरे सिक्के वापस करो या फिर ये घर तुरंत मेरे नाम लिख दो। ये आप क्या कह रहे हैं लाला सेठ? ये सरासर झूठ है। मेरे पिताजी कभी अपना घर गिरवी नहीं रख सकते और ना ही उन्होंने आपसे कोई कर्ज लिया है। ये सब एक झूठी अफवाह और साजिश है। कावेरी और लालचंद सेठ के बीच बहस हो जाती है। तभी अंदर से लाचार और दुखी हरिराम भी बाहर आता है। अब और क्या चाहते हो लाला सेठ? तुमने तो मेरा पूरा खेत छीन लिया
मेरी दूसरी बेटी रागनी, जो मुझे अपनी जान से प्यारी थी, उसे भी मुझसे दूर कर दिया। अब क्या चाहते हो तुम हमसे? अब मुझे तुम्हारे ये घर भी चाहिए, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत बड़ा कर्ज लिया है। ये देखो कागजात, इस पर साफ लिखा है कि तुमने मुझसे 100 सोने के सिक्के उधार लिए थे। अब या तो मेरे पैसे वापस करो, वरना ये घर तुरंत खाली करो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तुमसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सब सरासर झूठ है। मैं अभी जाकर गांव वालों को बुलाती हूँ और तुम्हारी इस साजिश के बारे में सबको बताती हूँ। तभी अचानक वहाँ गांव के सरपंच आ जाते हैं और उनके पीछे रागिनी भी खड़ी होती है। अरे गांव वालों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों की अभी पंचायत में बहस हुई थी और तुम लोग फिर यहाँ आपस में लड़ने लगे। बताओ अब क्या बात हुई है? देखिए ना सरपंच जी, लाल सेठ बिल्कुल सच कह रहे हैं। इन हरिचंद ने खुद लालचंद सेठ से सोने के सिक्के कर्ज के तौर पर लिए थे और अब से अपनी बात से मुकर रहे हैं। सरपंच साहब, मैं इस गांव में नया हूँ और मुझे यहाँ के लोगों की चालाकी नहीं पता थी, इसलिए मैं सबको कर्ज देता गया। और अब देखिए, ये सीधे सीधे मेरा कर्ज चुकाने से इनकार कर रहे हैं। हरिराम, तुम कैसे इंसान हो? इस मासूम बच्ची की बात सुनने के बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुमने बहुत गलत किया है। अब ये घर तुरंत लाला सेठ के हवाले कर दो। हाँ, अब ये घर पूरी तरह से मेरा है। चलो अब निकलो मेरे घर से बाहर। लालचंद सेठ और रागिनी वहाँ से चली जाते हैं। सरपंच भी हरिराम को डांटते हुए जाने की तैयारी करता है। हरिराम, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे भले इंसान होकर भी ऐसा घटिया काम करोगे। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आज के बाद इस गांव में दोबारा दिखाई मत देना। सरपंच के जाने के बाद हरिराम अपनी ही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। बेटी कावेरी, ये क्या हो गया? हम कल तक कहाँ थे और आज कहाँ आ गए? हमारे पास सब कुछ था बेटी, और आज हमारे पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची। सब कुछ बर्बाद हो गया। पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कावेरी जैसे तैसे रोते हुए हरिराम को संभालती है और गांव के बाहर सड़क किनारे ले जाती है। वहाँ एक छोटी सी घास फूस की झोंपड़ी बनाती है और अपने पिता के साथ रहने लगती है। पिताजी, आप देखना, मैं बहुत जल्द हमारा में घर और हमारी में उपजाऊ जमीन दोनों लाला सेठ से वापस छीन कर रहूंगी, और उस रागिनी ने जो हमारे खिलाफ झूठ बोले हैं उसे भी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह दोनों बहुत परेशान होती हैं। वहीं दूर झाड़ियों के पीछे छिपकर रागिनी ये सब देख रही होती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी सहेली कावेरी, पर मुझे ना चाहते हुए अपनी माँ की खातिर ऐसा खौफनाक कदम उठाना पड़ रहा है। रागिनी वहाँ से सीधे रोते हुए लाला सेठ की हवेली पहुँचती है। लाला सेठ, जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने कावेरी और हरि काका को बर्बाद कर दिया। अब मेरी माँ को तुरंत छोड़ दो। हाँ, सब ठीक है। जाओ अपनी बुढ़िया माँ को यहाँ से लेकर के चली जाओ, लेकिन याद रखना, अपना मुंह हमेशा बंद रखना। मैं कुछ ही दिनों में यह जमीन और घर की नीलामी करके इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। चलो अब निकलो यहाँ से। रागिनी रोती हुई अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। उधर झोंपड़ी में अचानक हरिराम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हमारा सब कुछ चला गया कावेरी, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मैं अब कहीं का नहीं रहा बेटी, मुझे तो बस मेरी जमीन वापस चाहिए। पिताजी, मैं क्या करूं? मुझे आज ही पता चला कि वह लाला सेठ पूरे गांव वालों के सामने हमारी जमीन और घर को नीलाम करने वाला है। उसने पूरे गांव में उसकी घोषणा भी कर दी है। वहीं दूर खड़ी रागिनी हरिराम की हालत देखकर और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह तुरंत दौड़ती हुई कावेरी की झोंपड़ी में आती है। रागिनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब और क्या देखना बाकी रह गया है? चली जाओ यहाँ से। कावेरी, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। रागिनी अपनी आंचल से निकालकर जमीन और घर से असली कागजात कावेरी के हाथों में रख देती है। ये क्या? ये तो हमारे घर और जमीन के असली कागजात हैं। हाँ कावेरी, ये सब असली कागज हैं जिन्हें मैंने उस लाला सेठ की तिजोरी से हासिल किया है। मैं कभी भी उस लालची सेठ का साथ नहीं देना चाहती थी, पर मेरी एक बड़ी मजबूरी थी, बहुत बड़ी मजबूरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी रागिनी?
कावेरी, जिस दिन मैं तुमसे तालाब पर बात करके लौट रही थी, मैंने लालचंद सेठ को अपने गुंडों से कहते हुए सुना था कि वे तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसने मेरी माँ को भी बंधक बना लिया था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें और काका को बेघर ना करूं तो वह तुम दोनों को जान से मार देगा। इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे खिलाफ उसका साथ देना पड़ा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उसके खिलाफ सारे सबूत जुटा रही थी। तभी झोपड़ी के कोने में लेटे हरिराम ये सारी बातें सुन लेती हैं और बाहर आ जाती हैं। बेटी रागनी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही होगी। मेरा दिल भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बेटी मेरे साथ कभी ऐसा गलत करेगी। हाँ पिताजी, रागिनी चलो अब हम तुरंत सरपंच साहब के पास चलते हैं। तीनों मिलकर तुरंत सरपंच के पास पहुंचती हैं। रागनी, कावेरी, तुम तीनों इस वक्त यहाँ, क्या बात है? सरपंच साहब, आज मैं आपको लाला सेठ का वह खौफनाक सच बताने आई हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रागिनी सरपंच को लाला सेठ के बंधक बनाने, धमकी देने और फर्जी कागजात बनाने का सारा सच बता देती है। क्या उस लालचंद सेठ ने हमारे गांव में आकर इतना बड़ा पाप किया है? मनोहर, तुरंत जाओ और उस लालचंद सेठ को यहाँ लेकर आओ। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मनोहर तुरंत जाकर लालचंद सेठ को पंचायत में पकड़ लाता है। मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है? क्योंकि तुम्हारा सारा सच अब सरपंच साहब के सामने आ चुका है लालचंद सेठ। तुमने मेरी माँ को बंधक बनाया और कावेरी को जान से मारने की धमकी दी, फर्जी कागजात पर दस्तखत करवाए। तुम ये कैसी बकवास कर रही हो रागनी? चुप रहो लालचंद सेठ, तुमने हमारे सीधे साधे गांव में आकर हमारे ही लोगों को तबाह करने की कोशिश की। निकल जाओ हमारे गांव से। आज के बाद अगर इस गांव या आसपास के किसी भी गांव में कदम रखा, जाओ यहाँ से। लालचंद सेठ शर्म से सर झुकाकर वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाता है। सच में आखिर दोस्ती तो दोस्ती ही होती है। हम लोगों ने कुछ देर के लिए रागनी को बहुत गलत समझा, लेकिन उसने अपनी दोस्ती का फर्ज बखूबी निभाया। तभी पीछे से रवि भी वहाँ आ जाता है। रागनी, तुमने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने तुम्हारी माँ को लाला सेठ के चंगुल से छुड़ाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। अब वे बिल्कुल ठीक और सुरक्षित हैं। ये क्या रवि, तुम ये सब पहले से जानते थे? हाँ कावेरी, मैं सब जानता था। रागनी के कहने पर ही मैंने तुम्हें रागनी के खिलाफ भड़काया था, ताकि लाला सेठ को रागनी पर पूरा भरोसा हो जाए और हमारी योजना कामयाब हो सके। आज मेरी दोनों बेटियों ने साबित कर दिया कि जब तक तुम दोनों साथ हो, दुनिया की कोई भी ताकत हमारी खुशियों को हमसे छीन नहीं सकती। इस तरह लालचंद सेठ की साजिश नाकाम हो जाती है और कावेरी, रागिनी और हरिराम फिर से अपने लहराते खेतों के साथ खुशी खुशी